हेलो बच्चों, आइए हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी सत्ता की साझेदारी के बारे में देखते हैं। और इस अध्याय में देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका की जो कहानी है सत्ता के समन्वय का, वो कैसे है और सत्ता की साझेदारी से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होता है। तो जो जिसको भी अच्छा लगे, जो भी मेरे साथीगण हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सब इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे लोगों के पास भी पहुंचाएंगे कि उनको भी लाभ हो पाए। तो ये 10th क्लास का एनसीईआरटी है और टीआरई 4 और जितने भी एग्जाम होते हैं टीआरई 4 से लेके पीजीटी, जीआईसी और फिर एलटी ग्रेड मेंस और 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए, और 11th में जो जा रहे हैं और आर्ट्स से जो सब्जेक्ट लेंगे उनके लिए भी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आसानी से देख के समझ पाएंगे और एक अपना व्यू पॉइंट बना पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे परिचय दिया हुआ है कि हम पिछले अध्याय में क्या पढ़ा है और क्या क्या घटनाएं हुई। आपने 9th अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी साझा के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हमें सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई। तो देखिए बेल्जियम की कहानी क्या है, श्रीलंका और बेल्जियम की 2 कहानियां हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती हैं। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर जगह पूछता है कि जो बेल्जियम है ये तो यूरोप का है, ये ठीक है, सब लोग जानते हैं यूरोप महाद्वीप का है, लेकिन भारत के किस राज्य से भी छोटा है, तो हरियाणा से है। और बेल्जियम की जो सीमाएं हैं किन किन देशों से लगती हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। तो आप अगर मैप के माध्यम से हम आपको दिखाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग के बारे में। मैं आपको जूम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैप में आपको देख लिए और हम लोग चलते हैं अब सीधा। तो अपने मैप में देखा ये चीज। इसके बाद देखिए इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से कई बात है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश के कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, यानी कि फ्रांसीसी इलाके में रहता है और डच बोलते हैं, ठीक है। जो वापस जाते हैं, फ्लेमिश एक इलाका है, वहां पर डच बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है, 59%। जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं वहां 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं। वहीं 40% लोग बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वहीं 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ भाषा पे है, अब बात को समझ गए होंगे। फ्लेमिश बोलने वाला जो एक इलाका है, ठीक है, वहां पे 59% लोग डच बोलने वाले हैं। वहीं बेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग डच फ्रेंच बोलते हैं।
राजधानी में 80% फ्रेंच है और 20% डच। यहाँ के अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। और श्रीलंका आप जानते हैं भारत एकदम दक्षिणी छोर पे है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु और के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो आइए हम लोग श्रीलंका को भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। वो कहाँ, देखिए ये मैप हम लोग का प्यारा भारत है, उल्टा हो गया थोड़ा मैप, और यहाँ नीचे श्रीलंका है और यहाँ पे आपके तमिलनाडु राज्य है और रामेश्वरम, ये जो यहाँ द्वीप से ये जुड़ा हुआ है। ये राम सेतु भी कहते हैं इसको, इस द्वीप को, इससे जुड़ा हुआ है ये। तो श्रीलंका ये है आपका, और यहाँ की घटना बताया जा रहा है। और जो तमिल थे, यहाँ सिंघली, दो जातियां थी, एक सिंघली और एक तमिल। तो जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ तमिल, हमारे यहाँ तमिलनाडु में रहते हैं, तो यहाँ से तमिलों का प्रवास हुआ और ये चले गए यहाँ श्रीलंका, और बाद में चल के इसी बात को लेके विवाद होता है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या घटना है, और मैं आपको यहीं छोड़ते हैं। अब हम लोग किताब पे। तो आप लोगों ने देखा इस चीज को, ठीक है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका से कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसमें है कि इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के करीब बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। देखिए यहाँ पे सिंहलिया सबसे ज्यादा है, जो जातीय समूह है यहाँ की, सिंहलियों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। किसकी? तमिलों की। तमिलों में भी 2 समूह हैं। कौन कौन सा? एक श्रीलंकाई मूल के और जो श्रीलंकाई मूल के हैं उनकी संख्या लगभग 13% है। जो हिंदुस्तानी तमिल है, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है, वो मौजूदा श्रीलंका के नक्शे में गौर से करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबादी है। इनकी अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। जो श्रीलंका का मैप है ऐसे है लगभग। तो अधिकतर जो तमिल हैं वो उत्तर में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उत्तर में यहाँ पे और उत्तर पूर्व इलाके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ज्यादातर, नहीं तो बाकी में सब मैक्सिमम जगह पे सिंहलियों का ही राज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। ठीक है। अधिकतर वहाँ के सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो आप इस चीज को देख लिए होंगे। और आप यहाँ पे देखिए, ये मैप है बेल्जियम का, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बेल्जियम है, बेलोन है रेड वाला कलर में, ये फ्रेंच बोलते हैं। ये रेड वाला कलर में कौन बोलते हैं? ये फ्रेंच बोलते हैं। जो फ्लेमिश है पीला वाला, ये इलाका, तो ये इलाका क्या है? ये है डच बोलते हैं। ये जो यहाँ किनारे है ये क्या बोलते हैं? जर्मनी से जो सटा है जर्मन भाषा बोलते हैं। जो फ्रेंच से सटा है फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ जो नीदरलैंड डच से सटा था वो डच बोलते हैं। वहीं जो इसकी राजधानी है वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। और आप बताइए कमेंट करके इस राजधानी में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है। ठीक है, आपको इस चीज को बताना है। चलिए, ब्रुसेल्स से इसकी राजधानी है। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, ये मैप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लाली कुछ कर रही है कि मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा इक्वल टू सत्ता के टुकड़े करना इक्वल टू देश को कमजोर करना। हम इस बात को शुरुआत से क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जान सके कि अगर देश का टुकड़ा हो गया तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। इसलिए उसको एक साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। सबसे प्रश्न है कि जाति क्या है? जाति क्या है? तो आप यहाँ देखिए, एथनिक या जाति ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूहों के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो जाति क्या है या एथनिक क्या है, इस चीज को आप लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें है कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी यह साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य क्या मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अच्छा, ऐसे लोगों में ये जरूरी नहीं है कि उनका धर्म भी एक समान ही हो या उनकी राष्ट्रीयता भी एक ही हो। जरूरी नहीं कि एक ही राष्ट्र के लोग हो, तो अलग अलग राष्ट्र के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक हो गया है और मुझे अंदाजा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कि अब आपको सोचना है, यह है कि अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों की अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते, राजधानी पर अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब हम देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ।
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। देखिए, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनता है जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली जो एकमात्र राजभाषा घोषित करती है। भारत में कितना है तो 22 भाषाओं को राजभाषा घोषित किया गया है संविधान में 8वीं अनुसूची में। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। इस संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण दे और बढ़ावा देगी। इसको बौद्ध मत को एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहली लोग थे कि नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है और उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। आइए हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो जातीय समूह थी किन किन क्षेत्रों में कितना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जो ये पीला वाला कलर है ये पीला वाला कलर किसके लिए है? ये है सिंहलियों के लिए। वहीं जो ये भगवा कलर है ये किसके लिए? भारत के तमिलों के लिए है, भारतीय तमिल। वहीं जो ये रेड है ये मुसलमानों के लिए है। सॉरी, एक मिनट, गलती हो रहा है। अब से देखिए, पीला वाला सिंहलियों के लिए, वहीं जो यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, ऊपर कर देना है। ये जो भगवा कलर है ये श्रीलंकाई तमिलों के लिए है। श्रीलंकाई तमिल के लिए। ये जो रेड वाला है ये भारतीय तमिलों के लिए, भारतवंशी जो है। और ये कहीं कहीं जो बिंदु दिख रहा है ऐसे, ये मुसलमानों का है, ठीक है ना। ये जो कहीं कहीं दिख रहा है ये किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। समझ में आ गया होगा ये बात आपको? चलिए, बहुत सही। ये आपका यहाँ श्रीलंका के ऊपर जाफना है, यहाँ पे बट्टी का लोहा है, लोहा, और टीका माली यहाँ पे है। ये कोलंबो इसकी राजधानी यहाँ है। आप इसको सही से समझ पाए होंगे। आइए अब देखते हैं कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। तो ये क्या होता है? यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। उसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? ये है लल्लू लाल, ये कह रहे हैं कि क्या बात है कि बहुसंख्यक का हो जाए। तो ये बहुसंख्यक का होगा, उससे क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं, पता चल जाएगा। देखिए,
श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा, रोजगार, जो श्रीलंकाई तमिल क्या थे वो राजनीतिक पार्टी एक बनाए और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के लिए तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष जारी किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म ने सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव को रूप ले लिया और गृह युद्ध छिड़ गए। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की आपने पढ़ेंगे आगे पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है और वहां गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई हैं। 2009 में वहां का गृह युद्ध का अंत हुआ श्रीलंका का। 2009 में जब लिट्टे का एक जो थे मारे गए, तब प्रभाकरण, लिट्टे का जो वो था मेन लीडर प्रभाकरण, वो जब मारा गया तब जाके 2009 में गृह युद्ध खत्म हुआ। तो आगे देखते हैं कि बेल्जियम की साझेदारी कैसी रही। बेल्जियम के नेता क्या किए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें, बॉक्स में देखेंगे हम लोग। देखिए पहला क्या था इसमें कि संविधान ने इस बात को स्पष्ट प्रावधान कर दिया है कहाँ बेल्जियम में कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो। ठीक है, मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यानी कि जो सरकार बनेगी उसमें जो मंत्री होंगे फ्रेंच से भी उतने होंगे और डच से भी उतने होंगे और जो भी कानून बनेगा ज्यादातर जो विशेष रूप से जो है दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें जब दोनों सांसद के बहुमत मिलेगा तो अब जाकर उसको पारित किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। देखिए अगला क्या संविधान में किया गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी कि दोनों इलाकों जहां डच रहते थे उनको और जहां फ्रेंच रहते हैं उनको कर दी गई। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया, वो राज्यों के अधीन नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या किया गया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। किसका, डचों का भी और फ्रेंचों का भी, जबकि डच वहां पे कम है 20%। तो बात इसी बात पे तय हुआ था कि हम पूरे देश में आपको समान प्रतिनिधित्व देंगे, डचों ने कहा। तो फ्रेंचों ने कहा कि ठीक है फिर हम राजधानी में भी आपको समान प्रतिनिधित्व देंगे। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स क्या है, इसकी राजधानी है और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो बात बोलो भेद खोलो। एक है गृह युद्ध क्या है, तो गृह युद्ध है, गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई
ऐसे रूप में ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहेंगे। यानी कि जब दो समूह आपस में लड़ने लगते हैं तो वो गृह युद्ध कहलाता है। और इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो जब मुल्क में सरकार विरोधी जो समूह होते हैं और हिंसक रूप ले लेते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, तो उस युद्ध को हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। चलिए, यहाँ पे लाली कुछ कह रही हैं कि भला यह कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं करता कि किस समुदाय में कितना मंत्री होंगे। तो ये कहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें सभी समुदायों को कोई न कोई मंत्री जरूर दिया जाता है। उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था है कि क्या कहते हैं, लोकसभा से जो सीटें जीत के आएंगे उसमें SC/ST के लिए कुछ चीजें पहले से फिक्स कर दिया गया है। तो देता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी अब मांग किया जा रहा है, जो कि किसी भी देश के लिए, भारत के लिए नुकसानदायक ही है। खैर, चलिए आगे देखते हैं। बेल्जियम के एक बस्ती का पता यह दिया गया है, ये ग्रैंड पैलेस क्रॉट मार्क जो दिया है, फोटोग्राफ अंकित है। और गौर से देखिए कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भाषाओं, फ्रेंच भाषा और डच भाषा में दिया गया। हमारे यहाँ भी जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में दिया रहता है। तो यहाँ भी दो चीजें दी गई हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये पहले हम प्रश्न एक पूछे थे कि यूरोप का वो जो मतलब एक जो बेल्जियम है वहाँ पे यूरोपीय संघ का ये संसद है, ब्रुसेल्स में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं पहले। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी है। जैसे हमारे यहाँ पंचायत स्तर की सरकार या स्थानीय सरकारें कहा जाता है, वो यहाँ भी एक तीसरे स्तर की सरकार है। तीसरे स्तर की क्या है? सरकार है, यानी सामुदायिक, जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं या स्थानीय सरकार कहा जाता है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि जर्मन बोलने वाले जर्मन लोगों को चुनाव करेंगे, डच बोलने वाले डचों का करेंगे, फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंचों का करेंगे। इसमें लिखा भी है। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार की संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। और यह व्यवस्था बेहद सफल रहा है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। ब्रुसेल्स को क्या चुना? उसका मुख्यालय चुना। देखिए, एक भाषा के आधार पर देश टूट गया। जो पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ था भारत से, वो आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी में बढ़ गया। आज ये पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया है? ये बांग्लादेश हो गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश भाषा के आधार पर टूटा है पाकिस्तान से, क्योंकि वहां पे उर्दू भाषा को जबरदस्ती चुना जा रहा था और बांग्ला भाषा जो था उसको द्वितीय दर्जे का माना जा रहा था। लेकिन लल्लू लाल यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, जरा सोचने दीजिए। ताकतवर तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एक चीज है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां नहीं होती हैं और सबकी भागीदारी होती है, जिससे सत्ता के प्रति सबका विश्वास जुट पाता है। एक देखिए, आपको क्या करना है कि कोई एक अखबार पूरे हफ्ते पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करें। 5-5 छात्रों के दो समूह एक साथ बैठे और काम करें। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं और फिर भी सत्ता में साझेदारी के केवल सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता
ही संकट में पड़ सकती है। ये बाईं तरफ एक कार्टून बनाया गया है, इसमें जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रहेंगे। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चल जाते हैं। यानी कि दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी मिलकर अगर देश को आगे चलाने की काम करें तो भी ठीक है, क्योंकि जर्मनी का है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। भारत में भी ऐसे कई बार हुआ है, जैसे एक पीडीपी थी और बीजेपी, ये दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां कश्मीर में एक साथ मिलकर सरकार चलाई। वहीं पिछले चुनाव में यूपी में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और सपा एसपी, दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े कि बीजेपी को हरा सके। तो कई बार ऐसा होता है कि दो एकदम ध्रुवीय पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार चलाने लगती हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, आम आदमी पार्टी जब आई थी सत्ता में तो उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चलाया था, जबकि वो कांग्रेस को ही विरोध करके सत्ता में आई थी। तो ये होता है कई बार। चलिए आगे देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों। प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला क्या तर्क है? पहला है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा न दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। दूसरा है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ठीक सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि और वह बात कही ज्यादा गंभीर है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए और लोग इसी ढर्रे पर हैं। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी के तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देते हैं, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। आगे देखते हैं युक्तिपरक क्या है। तो युक्तिपरक है कि हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। युक्तिपरक क्या होता है कि क्या घाटा है क्या लाभ है इसका अंदाजा लगाकर लिया गया फैसला। पूरी तरीके तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्टा होता है। यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसी को युक्तिपरक कहा जाता है। इसका अंदाजा लगा के लिया गया फैसला युक्तिपरक कहलाता है। चलिए ये है। तो यहाँ आगे देखते हैं कि एनित बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम से के जो स्कूल में पढ़ती है। एनित नाम की एक लड़की है और बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम वाले स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी चाहते हैं कि वो पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्कूल में पढ़ती है। वह उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषा है और इनसे माता पिता की पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है? तो बेल्जियम में है कि वहाँ अपने भाषा के आधार पर आप पढ़ाई
कर सकते हैं, तमिल में श्रीलंका में ऐसा नहीं है। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बेल्जियम हो जाएगा। देखिए खलील की उलझन, एक खलील नामक लड़का है, या यहाँ पे राहुल भी हो सकता है, कोई भी। उसकी उलझन क्या है कि जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। एक कहानी विक्रम और बेताल का। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनानी शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। कहानी क्या था कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था, ठीक है, नाम है केवल, नाम रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान थी। पिता क्या थे, उसके पिता, बेटा खलील है, पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और माँ क्या है, सुन्नी मुसलमान है। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में, लेबनान की राजधानी कहाँ है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, याद करिएगा। तो लेबनान बेरूत में बस जाते थे, वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए कुछ बुनियादी नियमों को सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति, वहां का क्या, लेबनान का राष्ट्रपति कौन होगा, मेरोनाइट पंथ। मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, ईसाई धर्म का होता है, होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है, और सुन्नी मुसलमान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। उप मुख्यमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स, जो उप मुख्यमंत्री होगा क्या होगा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। और संसद का जो अध्यक्ष होता है वो शिया मुसलमान को बनाया गया है। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से रक्षा की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए मान रहे। अभी तो नहीं, अभी तो काफी वहां पे हिंसा हो रही है। फिर आगे है कि खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वो चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं रहता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भला ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह देखा है, उसका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। आप इस पे क्या आपका मत है, ये बताइएगा कि ये सही बात है कि लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा वोट पाए वो जीत कर आगे बढ़ जाए और सबसे बड़े पद पर चला जाए। लेकिन गृह युद्ध की वजह से एक ऐसा समझौता हुआ था जहाँ पे सबके लिए पदों को बांट दिया गया था। तो दूसरे समुदाय के लोग अगर चाहे कि दूसरे पद पे चले जाए तो वहां तो पहुंच नहीं सकते हैं। ये भी खलील का दिक्कत है कि जो अगर कोई भी धर्म नहीं मानता है तो वहां पे किस पद पे जाएगा, तो उसके लिए कोई भी पद नहीं। आगे देखते हैं। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई है थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नहीं करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूलता। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बेताल और एक कहानी है, पौराणिक कहानी बेताल और विक्रम की, और उसी कहानी पे इस कहानी को बना के आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका क्या होगा
आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि क्या खलील सही कह रहा है, या आपको अगर मौका मिले वहाँ के लिए कानून बनाने का तो आप कैसा कानून बनाएंगे। आगे देखिए, क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है, और आपके इसका जवाब जरूर देंगे। आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं? तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचारों के उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को गौर से देखें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ है कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ठीक है, इसके बीच रहता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, यानी कि ये क्या कहते हैं, कानून को लागू करती है। कानून को लागू करती है। कानून बनाने का काम कौन करता है? तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। न्यायपालिका क्या करती है? तो न्याय प्रदान करती है। ठीक है, चलिए यहाँ है, दिया भी है यहाँ पे, या देख सकते हैं कि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है या अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। जो विधायिका कानून बनाती है उसको काम लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और जो कार्यपालिका और न्यायपालिका कानून बनाती है उस पर अंकुश रखने का काम, न्याय देने का काम कौन करती है? तो न्यायपालिका करती है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो, जैसे केंद्र सरकार, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हो, जैसे राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें। पूरे देश के लिए बनने वाले ऐसे सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारे ऐसे ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है और श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत ऐसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकार को भी सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? जो नगर पालिका और पंचायत स्तर की इकाइयों में जो बंटवारा होता है, यानी उच्चतर से निम्नतर की ओर, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। तो अगले अध्याय में हम लोग इसमें है कि तीसरा है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मतलब भाषाई धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। यानी भाषा के आधार पे भी जो है, जो सत्ता का बंटवारा होता है वो सामाजिक समूहों में होता है, भाषाई होता है, भाषाई स्तरों पर भी होता है, धार्मिक समूहों के बीच भी होता है।
बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ लोग देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाले ऐसे ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझ ले। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। चौथा है कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात का सुनिश्चित कर देता है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ हाथ आती जाती रहती हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके यह नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करें। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे आपका प्रश्न उत्तर है, तो इसको किसी दिन अलग से कराएंगे हम। और आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा, आप लोग मांग करेंगे तो ये सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं लिखित रूप में, तो आप कमेंट करिएगा। ज़्यादा संख्या होगी तो इसको दोबारा हम कराएंगे। तो आज हमने देखा सत्ता की हिस्सेदारी, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियाँ थी। और ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, और क्या ऐसा वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको मोटिवेट करिए कि यहाँ पे NCERT पढ़ाई जा रही है। आप सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।